ऐसे इंसान की कल्पना करना मुश्किल है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शराब की एक बूंद तक ना पी हो। बिल्कुल। मतलब जिसे नशे का कोई भी व्यक्तिगत अनुभव ना हो, लेकिन जब वो माइक के सामने खड़ा होता है तो अपनी आवाज में एक ऐसा नशा, ऐसी लड़खड़ाहट भर देता है कि सुनने वाले खुद मदहोश हो जाएं। और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। आज इस दर्जा पिला दो कि कुछ याद रहे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। हाँ, ये कोई स्टूडियो का जादू नहीं था, ये सिर्फ एक गायक की आवाज और एक संगीतकार के दिमाग का बेजोड़ तालमेल था। सही कहा। और हमारा जो आज का विषय है वो हिंदी सिनेमा के एक बेहद प्रतिभाशाली लेकिन थोड़े कम आके गए संगीतकार चित्रगुप्त और महान गायक मोहम्मद रफी की जादुई जुगलबंदी पर है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है या मिशन कह लें, वो ये समझना है कि कैसे बेहतरीन कला को हमेशा किसी ए लिस्ट बैनर या बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक स्पष्ट विजन हो तो एक गायक की आवाज को किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इस कहानी की शुरुआत उस इंसान को समझने से होती है जिसके दिमाग से ये सारी अमर धुनें निकली। हमारे पास जो नोट्स हैं वो चित्रगुप्त की एक बहुत ही असामान्य पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की ओर इशारा करते हैं। असामान्य कैसे? मतलब वो अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। जिस समय सिनेमा को एक बहुत ही अनिश्चित या कहें रिस्की पेशा माना जाता था, उस समय चित्रगुप्त के पास अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी। अरे वाह, अंग्रेजी में एमए, और वो भी उस जमाने में। बिल्कुल। ये वो दौर था जब इतनी उच्च शिक्षा का सीधा मतलब होता था एक सुरक्षित और बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी या कोई एलीट करियर। और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है मुझे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक सुरक्षित जीवन का सीधा रास्ता मौजूद था, वो बॉम्बे के संघर्षरत स्टूडियोज में धक्के खाने का फैसला करता है। हाँ, उनका संगीत का जुनून ही ऐसा था। लेकिन यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही कठोर सच्चाई भी सामने आती है ना? केवल टैलेंट होना इस बात की गारंटी नहीं है कि सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, यहाँ किस्मत भी चाहिए होती है। और चित्रगुप्त के सफर में ये साफ दिखाई देता है। उन्हें इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े बैनर थे या ए ग्रेड फिल्में थी, वो शायद ही कभी मिली। हाँ, उन्हें ज्यादातर बी और सी ग्रेड की फिल्मों में ही काम मिला, जहाँ बजट कम था, संसाधन बहुत सीमित थे और फिल्मों की कहानियां भी कोई बहुत महान नहीं होती थी। तो इसका उनके काम पर क्या असर पड़ा? देखिए, बी ग्रेड फिल्मों में काम करने का मतलब सिर्फ कम पैसे मिलना नहीं होता। इसका सीधा असर संगीत के तकनीकी पक्ष पर भी पड़ता है। वो कैसे? एक जो ए ग्रेड संगीतकार होता है ना, उसके पास 60 या 70 साजिंदों का यानी म्यूजिशियंस का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है। अच्छा, हाँ। बेहतरीन माइक्रोफोन होते हैं और धुनों को तराशने के लिए हफ्तों का समय होता है। और चित्रगुप्त के पास ये सब नहीं था? बिल्कुल नहीं। बी ग्रेड फिल्मों में उन्हें शायद सिर्फ 15 या 20 साजिंदों के साथ काम चलाना पड़ता था। स्टूडियो का समय बहुत महंगा होता था, तो रिकॉर्डिंग भी जल्दी खत्म करनी होती थी। चित्रगुप्त ने यही साबित किया कि अगर किसी संगीतकार को सुरों की आत्मा समझ में आती है तो वो 15 साजिंदों के साथ भी एक कालजयी धुन रच सकता है। अखियन संग अखियां लागी आज उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में शानदार संगीत दिया। ये तो सच में कमाल है। और अपनी कला के प्रति उनके इसी कठोर समर्पण का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलता है 1957 की फिल्म भाभी की रिकॉर्डिंग के दौरान। अच्छा, यहाँ से वो रफी साहब वाला सफर शुरू होता है। हाँ, यहीं से मोहम्मद रफी के साथ उनके उस सफर की शुरुआत होती है जिसने संगीत की दुनिया को कई मास्टरपीस दिए। इस फिल्म में एक गीत था, चल उड़ जा रे पंछी। ओहो, बहुत ही आइकॉनिक गाना है वो तो। बिल्कुल। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये एक ऐसा गीत है जिसकी संरचना में एक गहरी विरह की पीड़ा है, लेकिन साथ ही हालातों से लड़ने और आगे बढ़ने का एक दार्शनिक संदेश भी है। हाँ, दर्द भी है और प्रेरणा भी। अब नोट्स बताते हैं कि ये गाना पहले उस दौर के दिग्गज गायक तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और रिकॉर्डिंग पूरी भी हो चुकी थी। एक मिनट, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि तलत महमूद उस समय गजल गायकी के बेताज बादशाह माने जाते थे। बिल्कुल माने जाते थे। उनकी आवाज में वो मशहूर कंपन था जो किसी भी दर्द भरे गीत के लिए एकदम आदर्श माना जाता था। हाँ, उनका वाइब्रेटो बहुत मशहूर था। तो अगर किसी इतने बड़े दिग्गज गायक ने एक शानदार गाना रिकॉर्ड कर दिया है, तो उसे रद्द करने का क्या तुक है? यही तो बात है। मेरा मतलब है, क्या ये चित्रगुप्त की तरफ से एक बहुत बड़ा जोखिम या शायद थोड़ी सी जिद नहीं थी कि सिर्फ एक मामूली सी अदायगी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग खारिज कर दी? देखिए,
इसे जिद या अहंकार कहना सही नहीं होगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ध्वनि विज्ञान और चरित्र की मांग के बीच का अंतर था। ध्वनि विज्ञान मतलब अकूस्टिक्स। हाँ, तलत महमूद की आवाज निस्संदेह बहुत खूबसूरत और रेशमी थी। उनकी आवाज का जो कंपन था वो महलों, नवाबों या किसी शहरी त्रासदी के लिए बिल्कुल सटीक था। अच्छा, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड दर्द। बिल्कुल। लेकिन चल उड़ जाए पंछी का जो दर्द था वो किसी बंद कमरे का दर्द नहीं था। वो एक खुले आसमान, एक देहाती या लोक परिवेश की पुकार थी। सुनकर नगरी एक बसाई, जो तेरी मेहनत तेरे काम ना। चित्रगुप्त को ये एहसास हो गया था कि तलत साहब की मखमली आवाज इस गीत के लिए बहुत ज्यादा परिष्कृत लग रही है। उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जिसमें कच्चापन हो, जो फुल थ्रोट गाई जाए और जिसमें सीने से निकलने वाली गहरी हूक हो। यानी बात सिर्फ अच्छी या बुरी गायकी की नहीं थी, बल्कि सही टेक्सचर चुनने की थी। एकदम सही। और यहीं पर मोहम्मद रफी की आवाज का प्रवेश होता है। रफी की आवाज में वो खास लोच और वो सीधा प्रहार करने वाली खनक थी जो सीधे श्रोता के दिल में एक खालीपन का एहसास पैदा करती है। तो जब रफी साहब ने उसे दोबारा रिकॉर्ड किया तो कैसा रहा? उन्होंने केवल शब्दों को नहीं गाया, बल्कि हर शब्द के बीच के जो ठहराव थे, जो पॉजेस थे, उनमें भी एक भारीपन भर दिया। चल उड़ जा रे पंछी। जब रफी चल उड़ जा रे पंछी गाते हैं तो उनकी आवाज का जो थ्रो है वो किसी महफिल के लिए नहीं, बल्कि एक अनंत सूनेपन के लिए है। और चित्रगुप्त को ठीक यही चाहिए था। हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यावसायिक जोखिम उठाया था, एक तैयार गाने को रद्द करके। लेकिन जब नया गाना रिलीज हुआ तो वो इतिहास बन गया। बहुत मशहूर गाना चली चली रे पतंग मेरी भी रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ और वो भी सुपरहिट रहा। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। मैंने नोट्स में देखा कि 1959 की काली टोपी लाल रुमाल का लागी छूटे ना और 1961 की ज़बक का तेरी दुनिया से दूर, ये दोनों ही गाने बहुत हिट हुए। हाँ, ये दोनों रफी और लता मंगेशकर के बेहतरीन डुएट थे। छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब, छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजनून। वो कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद। लेकिन अगर हम इन गानों की शैली या जॉनर को ध्यान से देखें तो एक बात साफ होती है कि ये जोड़ी सिर्फ दर्द या रोमांस तक ही सीमित नहीं रही। यही तो इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत थी। इस रचनात्मक साझेदारी का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब उन्होंने भाषा और शैली की सीमाएं तोड़ दी। जैसे कि शास्त्रीय संगीत में उनका प्रयोग। हाँ, 1961 की फिल्म ओपेरा हाउस का एक गीत है, यहाँ कहाँ लाए। ये कोई साधारण धुन नहीं है। अच्छा, इसमें क्या खास है? इसमें चित्रगुप्त ने शास्त्रीय रागों की बहुत ही जटिल हरकतों का इस्तेमाल किया है। और शास्त्रीय संगीत की इस जटिलते से ठीक उलट अगर हम देखें तो 1962 की फिल्म मैं चुप रहूंगी बिल्कुल का संगीत आता है। बिल्कुल। एक तरफ इसी फिल्म में कोई है कहाँ और मैं कौन हूँ जैसे थोड़े गंभीर गीत है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा गीत है जो संगीत की सादगी और शुद्धता का एकदम चरम है। आप तुम ही हो माता की बात कर रही हैं। हाँ, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ये गाना इतना सरल है, इतना पवित्र है कि ये किसी भी कमर्शियल सीमा को पार कर गया। सही कहा। आज भी ये गीत देश भर के अनगिनत स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। तुम हो माता पिता, तुम ही हो बन। तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता। हर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, मुझे ये हो। और ये दिखाता है कि चित्रगुप्त धुनों को उनके सबसे मूल और शुद्ध रूप तक डिस्टिल करने की कला जानते थे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अनोखा प्रयोग तो कुछ और ही था। आप भोजपुरी वाले प्रयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, 1962 की वो भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई पो। वो सच में सिनेमा के इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रयोग था, क्योंकि देखिए चित्रगुप्त खुद बिहार से थे। हाँ, तो उनके लिए तो ये आसान था। बिल्कुल, भोजपुरी लोकगीतों की लय, वहाँ के वाद्य यंत्र, उस भाषा की आत्मा उनके खून में थी। उनके लिए भोजपुरी में धुन बनाना अपने घर लौटने जैसा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी
तकनीकी और सांस्कृतिक अड़चन थी। चित्रगुप्त तो बिहार से थे, लेकिन रफी साहब का जन्म तो पंजाब के एक गांव में हुआ था। हाँ, और उनका पूरा लालन पालन लाहौर और मुंबई में हुआ। तो उनका भोजपुरी भाषा, उसके उच्चारण या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की लोक संस्कृति से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। कोई नाता नहीं था। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे इटली का कोई ओपेरा सिंगर हो, अच्छा हाँ, और उसे भारत के किसी सुदूर गांव का एक ठेठ देहाती लोकगीत गाने को दे दिया जाए बिल्कुल। और उम्मीद की जाए कि वो बिना किसी विदेशी लहजे या एक्सेंट की गलती के उसे एकदम स्थानीय ग्रामीण की तरह गा दे। ये कैसे संभव हुआ? और हैरानी की बात यह है कि रफी ने ठीक यही किया। इस फिल्म का गीत सोनवा के पिंजरा में बंद भइल जब रिकॉर्ड हुआ तो कोई ये सुनकर कह नहीं सकता था कि इसे गाने वाला पंजाब का रहने वाला है। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हायरा, टूट गइल डालिया, चितर गइल खोतवा। इसके पीछे क्या विज्ञान था? क्या उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी? देखिए, महान कलाकार भाषा को सिर्फ शब्दों या व्याकरण के रूप में नहीं सीखते, वो एक ध्वन्यात्मक या कहे फोनेटिक ग्रहणशीलता के सहारे काम करते हैं। ध्वनियों को पकड़ना, राइट? हाँ, चित्रगुप्त ने रफी को सिर्फ गीत के बोल नहीं दिए होंगे, उन्होंने रफी को हर एक शब्द के पीछे की जो श्रुति होती है, जो माइक्रोटोन होता है, और उस भाषा का जो ठेठ ठहराव है, वो गाकर सुनाया होगा। और रफी साहब ने उसे पकड़ लिया। रफी के पास स्पंज की तरह ध्वनियों को सोखने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने चित्रगुप्त के उच्चारण को, उनके स्वर में छिपे बिहार के उस सांस्कृतिक लहजे को हूबहू अपनी आवाज में उहू, कॉपी और पेस्ट कर लिया। ये सच में अकल्पनीय है। भाषा और लहजे पर इस अभूतपूर्व पकड़ के बाद हमारे ऐतिहासिक नोट्स इस चर्चा के सबसे चरम बिंदु की ओर जाते हैं। आवाज से माहौल बुनने वाली बात। बिल्कुल, जिसे हम आवाज के जरिए विजुअल इफेक्ट्स बनाना कह सकते हैं। ये बहुत ही सटीक शब्द है, विजुअल इफेक्ट्स। क्योंकि कंप्यूटर या कैमरों से माहौल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन केवल गले की मांसपेशियों और सांसों के नियंत्रण से एक पूरा दृश्य खड़ा कर देना, ये तो अलग ही स्तर की कला है। जिसे अब ध्वनि निर्देशन या साउंड डायरेक्शन का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण बताइए ना। जैसे 1965 की फिल्म आकाशदीप ले लीजिए। वो एक औसत फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। हाँ, लेकिन उसका गीत मुझे दर्द दिल का पता ना था सिर्फ अपनी स्वर रचना के कारण अमर हो गया। मुझे दर्द दिल का पता न। पर असली जादू जो है वो 1965 की ही एक और फिल्म ऊंचे लोग में देखने को मिलता है। उसमें क्या खास था? उसमें मजरू सुल्तानपुरी का लिखा एक गीत था। ये अभिनेता फिरोज खान पर फिल्माया गया था और ये एक सुबह का दृश्य था। चित्रगुप्त ने रफी से कहा कि इस गाने में सुबह सुनाई देनी चाहिए। एक मिनट, तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, कोई आवाज सुबह जैसी कैसे सुनाई दे सकती है? यही तो चुनौती थी। सुबह का कोई भौतिक स्वर तो होता नहीं है कि आपने कोई साज बजा दिया और सुबह हो गई। बिल्कुल, सुबह का कोई सीधा स्वर नहीं होता, लेकिन सुबह का एक एहसास होता है। दिल दीवाना रुत जागी, बस हंसी हुई जुल्फ में आई है सबा। हवा में एक ठंडक, एक ओस जैसी ताजगी और एक असीम शांति। तो रफी साहब ने ये आवाज में कैसे लाया? रफी ने इस एहसास को अपनी आवाज में लाने के लिए छाती की भारी आवाज, जिसे चेस्ट वॉइस कहते हैं, उसका इस्तेमाल कम किया। उन्होंने गले और सिर से, यानी हेड वॉइस से एक बहुत ही हल्की, लगभग हवा जैसी ब्रेथी आवाज निकाली। अरे वाह, मतलब आवाज के टेक्सचर को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, उन्होंने सुरों के बीच की जगह को ऐसे भरा जैसे कोई भोर की पहली किरण को महसूस कर रहा हो। जब आप उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं ना, तो बिना पर्दे को देखे ही आपके दिमाग में एक शांत ठंडी सुबह का दृश्य उभर आता है। ये तो सच में पेंटिंग करने जैसा हो गया, बस रंगों की जगह सुरों का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, पेंटिंग सीनरी विद वॉइस। और इसका सबसे हैरान करने वाला उदाहरण मिलता है 1968 की फिल्म वासना में। उसमें तो साहिल लुधियानवी के गीत थे ना? हाँ, इसका एक रोमांटिक गीत था, इतनी नाजुक ना बनो। लेकिन इसी फिल्म का एक दूसरा गीत था जो अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया गया था। अच्छा। वो गीत शराब, जीवन की कड़वाहट और नशे के फलसफे पर आधारित था। अब इस गीत में रफी की आवाज में एक बहुत ही स्पष्ट मादकता, एक नशे की लड़खड़ाहट सुनाई देती है। सुर पक्के थे? सुर बिल्कुल पक्के थे, लेकिन उन्हें इस तरह से स्लाइड किया गया है कि गायक नशे में चूर महसूस होता है। और ये बात हमें सीधे हमारी चर्चा की शुरुआत वाले सवाल पर ले जाती है। हाँ, जो आपने शुरू में पूछा था कि जो इंसान जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, जिसे नशे का कोई अनुभव नहीं है, वो अपनी आवाज में नशे की वो सटीक मादकता कैसे ला सकता है? आज इस दर्जा पिला दो, ना कुछ याद रहे। क्या ये सिर्फ एक अच्छी मिमिक्री थी
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब है कि नहीं, ये मिमिक्री नहीं थी। नकल से आप श्रोता को हंसा तो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दार्शनिक गहराई का एहसास नहीं करा सकते। तो फिर ये क्या था? ये अनुभव का नहीं बल्कि सहानुभूति यानी एम्पैथी और चित्रगुप्त के उत्कृष्ट निर्देशन का परिणाम था। मतलब चित्रगुप्त ने उन्हें गाइड किया। हाँ, चित्रगुप्त यहाँ एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर की तरह काम कर रहे थे जो रफी की आवाज को एक कैमरे के लेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। चित्रगुप्त को पता था कि नशे का असली प्रभाव केवल लड़खड़ाने में नहीं है, बल्कि फोकस के धुंधला होने में है। फोकस का धुंधला होना, ये बहुत गहरे बात कही आपने। उन्होंने रफी को बताया कि कहाँ सुरों को बिल्कुल शार्प रखना है और कहाँ अचानक सांस को थोड़ा छोड़ देना है ताकि आवाज में एक अनियंत्रित सी सुस्ती आ जाए। तो रफी साहब ने शराब का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक इंसान के मानसिक नियंत्रण खोने की भावना को महसूस कर लिया था। बिल्कुल, उसे गहराई से महसूस किया और अपनी वोकल कॉर्ड्स के जरिए एकदम सटीकता से बाहर निकाला। वो एक ऐसे मूर्तिकार थे जो रफी साहब रूपी मिट्टी को किसी भी सांचे में ढाल सकते थे। इसका मतलब ये है कि चित्रगुप्त केवल एक मेलोडी मेकर नहीं थे, बल्कि वे एक साउंड डिजाइनर और एक मनोवैज्ञानिक भी थे। हाँ, वे जानते थे कि रफी रूपी शक्तिशाली वाद्य यंत्र के कौन से तार को कितनी जोर से छेड़ना है। तो जब चित्रगुप्त का ये दावा सामने आता है कि उन्होंने मोहम्मद रफी की आवाज का सबसे अच्छा और बहुआयामी इस्तेमाल किया है, तो अब मुझे वो बिल्कुल सही लगता है। तकनीकी नजरिए से इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद उस दावे में रत्ती भर भी अतिशयोक्ति या बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नजर नहीं आती। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें और इन सभी ऐतिहासिक पन्नों को एक जगह रखकर देखें, तो मुझे लगता है कि हमारी जो ए लिस्ट संसाधनों वाली थ्योरी थी वो पूरी तरह से ढह जाती है। बिल्कुल ढह जाती है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि महान कला केवल दो लोगों के काम करने से नहीं बनती, बल्कि एक दूसरे पर उनके अटूट विश्वास से बनती है। एक ने दृष्टि दी और दूसरे ने उसे अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। हाँ, चित्रगुप्त के पास वो विजन था जो देख सकता था कि एक गीत के भीतर कौन सा दृश्य छिपा है, और रफी के पास वो हुनर था जो उस अनदेखे दृश्य को हवा में एक भौतिक रूप दे सकता था। और वो भी बी और सी ग्रेड की फिल्मों के सीमित बजट में। ये सोचने पर मजबूर करता है सच में। तो श्रोताओं के लिए मैं अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी कि न जाने कितनी अद्भुत प्रतिभाएं और कितना जीनियस काम आज भी हमारे आसपास ही किसी बहुत छोटे या मामूली समझे जाने वाले मंच पर गुमनामी में छिपा होगा। बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। बिल्कुल, शायद अगली बार जब कोई बहुत साधारण सी चीज या किसी गुमनाम से मंच से आती हुई कोई आवाज आपके सामने आए, तो उसे केवल उसके बैनर को देखकर खारिज मत कीजिएगा, उसे थोड़ा करीब से सुनिएगा। हाँ, क्योंकि क्या पता उस साधारण से दिखने वाले आवरण के पीछे किसी छोटे से स्टूडियो में आज भी कोई चित्रगुप्त एक ऐसा संगीत रच रहा हो जिसे कल सुबह स्कूलों में प्रार्थना की तरह गाया जाए। चल उड़ जा रे पंछी, मुझे दर्द दिल का पता न था, खाक परदेस की छानेंगे वतन, मेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना।